डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर का पीएच स्केल एंड इट्स यूजेस। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का ही साथ आगे आपके आने वाला सिलेबस यानी 10th के आगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके सिलेबस के अंदर है। उसके अलावा बायो में भी आप पीएच के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उनमें पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो इस सिलेबस के लिहाज से, केमिस्ट्री के लिहाज से जो पीएच स्केल की डेफिनेशन और बाकी पीएच स्केल कैसे हमने इंट्रोड्यूस करवाया उसके बारे में कि पीएच स्केल क्या है। तो जैसा कि आपके सामने है कि पीएच स्केल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बारे में बताता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है इन प्योर वाटर, वो प्योर वाटर के अंदर इज द बेसिस ऑफ फॉर द पीएच स्केल। वो बुनियाद है किसकी, पीएच स्केल बनाने की। यानी पीएच स्केल को हम स्टार्टिंग यानी उस पीएच स्केल की जो क्या बेसिस बुनियादें हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है प्योर वाटर के अंदर। प्योर वाटर मीन्स जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो प्योर वाटर जो होता है इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि पानी जो प्योर होता है उसमें से करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते, बहुत कम आयंस होते हैं। और कितने कम आयन होते हैं कि तकरीबन अगर एक मोल आपके पास ये वाटर है एक मोल के करीब, तो एक मोल का 10⁻⁻⁷ यानी 10 की पावर -7 कितना हो जाएगा, 0.000000001 इतना कह लें पार्ट जो है एक मोल का, ये सिर्फ H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है एक मोल में से। तो इतना थोड़ा जो हिस्सा जो आयनाइज होता है वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को जिसमें ये 10⁻⁷ पार्ट जो है एक मोल में से आयनाइज होता है, तो इस आयनाइजेशन को कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन, यानी खुद ब खुद आयंस का बन जाना, या सेल्फ आयनाइजेशन यानी खुद अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर लेना। तो ये बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए लिखा है स्लाइटली, बहुत ही कम। ठीक है, तो बहुत ही कम ये होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है 10⁻⁷ पर मोल। एक मोल के अंदर इतने कह लें H पॉजिटिव आयन मिलते हैं, जैसा कि ये इक्वेशन में लिखा है। तो एक मोल अगर H2 हो तो उसमें 10⁻⁷ H पॉजिटिव बनते हैं और 10⁻⁷ OH नेगेटिव बनते हैं। और जैसे ही एक नया H2O इनमें कन्वर्ट होने लगता है, ये दोनों मिलकर दोबारा H2O बन जाते हैं। यानी H2O जो है वो ज़्यादा मिकदार में है, तकरीबन कितना होगा, एक मोल में से आप 10⁻⁷ को माइनस करें तो तकरीबन आपके पास फिर भी 9.9999999 इतना तक आपके पास ये जो क्या उसका नाम है 0.999999 इतना तक आपके पास वाटर के मोल अभी भी होंगे। और यहाँ पर ये कितने होंगे, तकरीबन ये 10⁻⁷ 10⁻⁷ होंगे जो निग्लिजिबल समझे जा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि H2O समझ लें कि H2O का H2O ही है सारा, बस उसमें से अगर तकरीबन ट्रिलियन ज़र्रात है तो उसमें से कुछ 100 या 200 के करीब ज़र्रात H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हुए होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक्स बनाने के लिए कि H2O जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है वो ना होने के बराबर, ये बहुत ही थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े। ठीक है, तो आगे देखें इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन अगर इसका हम बनाएं यानी केसी की वैल्यू निकालें इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिहाज से, तो क्या बनेगी, हम खुद सोचें तो केसी इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय H2O, यही बनेगी क्योंकि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हम केसी की वैल्यू लेते हैं। तो देखें जरा अगली इक्वेशन में, केसी इज इक्वल टू H पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट OH नेगेटिव स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय H2O स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये केसी की वैल्यू है। अब मैंने भी आपके सामने बात की कि H2O की मिकदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हम ये कहते हैं कि ये दोनों नेग्लिजिबल है और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में है, ये बहुत नेग्लिजिबल है और ये कांस्टेंट है, यानी इसकी मिकदार अगर एक मोल है तो तकरीबन एक मोल ही है, यानी 0.9999999 इतनी मिकदार पे भी अगर आपके पास H2O है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो 1 ही है, कंफर्म 1 ही है। तो ये कांस्टेंट है, ये H2O की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही इसमें। तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट्स को एक ही साइड पे कर लें, तो केसी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, H2O भी कांस्टेंट है, दोनों एक साइड पे कर लेंगे तो केसी और H2O मिलकर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट,
पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, और दी अबव इक्वेशन में भी रिटर्न है। तो वो ऊपर वाली इक्वेशन जो हमारी थी कि के सी इज इक्वल टू एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच टू ओ स्क्वायर ब्रैकेट में, वो बन जाएगी के सी एच टू ओ इज इक्वल टू एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, क्योंकि एच टू ओ कॉन्स्टेंट है, एच टू ओ में बहुत कम आयंस एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव बने हैं, तो हम ये कह देते हैं कि सारा का सारा एच टू ओ जो है वो उतना का उतना ही तकरीबन पड़ा है। तो H2O जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, Kc भी तकरीबन कांस्टेंट सारा है। तो दोनों कांस्टेंट जो है इनको हम एक नया कांस्टेंट बना देंगे जिसकी कह लें वैल्यू है Kc, जो Kc और H2O मिलकर बन जाएंगे Kw, यानी कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर Kw बनेंगे। कहाँ बनेंगे देखते हैं हम, तो यहाँ नीचे पहले लिखा हुआ है क्या, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। यहाँ पर आपको यहाँ बताया कि आयंस की प्रोडक्ट, यानी ये आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन थे, इन दोनों का क्या लिया, प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई किया, और इससे जो कांस्टेंट नया बनेगा ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कह देंगे KW, यानी कांस्टेंट फॉर जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी ये आयनिक प्रोडक्ट जो है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो वाटर से बनते हैं उनकी आयनिक प्रोडक्ट यानी उनके मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो कांस्टेंट जो है Kw है, इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड H2O। तो उसको हम Kc और H2O से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है इसको जब हम चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करने यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 1.0 10 रेज़ की पावर -14। अगर मैं स्टार्टिंग वाली बात करूं, यानी मैं शुरू में कहा था कि H पॉजिटिव आयन कितने बनते हैं 10 रेज़ की पावर -7, और H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन कितने बनते हैं 10 रेज़ की पावर -7। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 रेज़ की पावर -14। ये जो 10 रेज़ की पावर -14 है ये असल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। और कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर याद रखना है ये 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस जिसे हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, उस पर यह रिएक्शन होता है। तो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन है जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का आयंस के प्रोडक्ट जो है जो Kw के बराबर है, कितनी है 1.0 10 रेज़ की पावर -14, और ये कांस्टेंट है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो प्योर होगा वो इतने ही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की प्रोडक्ट के बाद आंसर देगा हमेशा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो आगे देखते हैं हम कि लिखा हुआ है एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 H पॉजिटिव आयन एंड 1 OH नेगेटिव आयन। तो देखें पीछे जो इक्वेशन थी उसके अंदर लिखा हुआ था H2O जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो लिखा हुआ है सो यहाँ पर ये कैलकुलेशन दी हुई है कि अगर H पॉजिटिव आयन जितने बनते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन बने, यानी H पॉजिटिव आयन अगर 10 रेज़ की पावर -7 है फर्ज कर लें, और OH नेगेटिव भी कितने होंगे 10 रेज़ की पावर -7, तो हम ये कह सकते हैं कि हम OH को रिप्लेस कर दें H के साथ, यानी OH की जगह इस इक्वेशन में हम OH की जगह H लिख दें, तो H और H मिलकर क्या बन जाएगा H पॉजिटिव का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो H पॉजिटिव का स्क्वायर है इसकी वैल्यू फिर कितनी होगी, यहाँ पर अगर H और H पॉजिटिव का स्क्वायर बन जाएगा तो ये 1.0 10 रेज़ की पावर -14 के बराबर होगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो 1.0 10 रेज़ की पावर -14 है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.0 10 रेज़ की पावर -7 मोलर। मोलर मींस मोल, इतने मोल हैं एक डीएम क्यूब में, यानी 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स मौजूद हैं H पॉजिटिव आयंस के। ये मोलर सोल्यूशन इतना है, यानी इतनी कंसंट्रेशन है इसकी। ठीक है, तो कितने मैंने कहा था एक अगर मोलर सोल्यूशन हो वाटर का तो उसमें 10 रेज़ की पावर -7 मोलर, यानी मोलर सोल्यूशन क्या होता है H पॉजिटिव आयन होता है। और इसी का ही कह लें अगर हम OH नेगेटिव की वैल्यू पुट करके यहाँ पर ये इक्वेशन बनाए तो फिर भी वैल्यू कितनी आनी थी 1.0 10 रेज़ की पावर -7 मोलर ही आनी थी 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये इस पूरी इक्वेशन का खुलासा है। इसके अंदर हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू पानी के लिहाज से निकाली है जो कितनी आती है 10 रेज़ की पावर -7 मोलर या 1.0 10 रेज़ की पावर -7 मोलर। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में याद रखनी है क्योंकि इसी से आगे वाली कैलकुलेशन स्टार्ट होनी है। यहाँ तक कोई मसला हमने क्या किया,
तरतीब से मैं बताता जाता हूँ कि सबसे पहले हमने H2O की डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखी कि H2O रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है। सेकंड पे हमने उसकी केसी वैल्यू निकाली। फिर हमने कहा कि H2O जो है वो कांस्टेंट है, यानी उसकी मिकदार जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो डिसोसिएट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा मिकदार में है, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है डिसोसिएट होता है, यानी आयंस में कन्वर्ट होता है। तो तकरीबन H2O जो है कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट को एक साइड पे कर दें तो Kc और H2O दोनों इकट्ठे होकर Kw कांस्टेंट यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट बन जाएंगे। और इस आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकलती है 1.010⁻14। और जब हमें इससे निकालते हैं H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की वैल्यू को, तो वो कितनी आती है H पॉजिटिव के लिए 1.010⁻7 मोलर या OH नेगेटिव के लिए भी 1.010⁻7 मोलर। नेक्स्ट के स्केल के अंदर ये पैराग्राफ आपके सामने बड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसमें बहुत आसान सी बातें हैं। पहले मैं उसको सब एक्सप्लेन करता हूँ वर्डिंग में अपनी, फिर बाद में मैं पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। तो जो आपने 10⁻⁻7 वैल्यू पढ़ी थी वो इतनी छोटी है कि उसे लिखते लिखते बार बार लिखेंगे तो वो वैल्यू सही तरीके से अंदाजा नहीं हो सकता, इतनी छोटी वैल्यू है। और इतने थोड़े आयंस जो हैं उनको हम डील नहीं कर सकते, यानी इतने थोड़े H पॉजिटिव आयन जो है ये डील करना बहुत मुश्किल है। फिर हम उसको उस वैल्यू को ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम आसानी से डील कर सकें। अब -10⁻⁻7 वाली वैल्यू को ऐसी वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 7 के दरमियान में आ रही है कोई, इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव लॉग के साथ, यानी उसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो नेगेटिव लॉग की वैल्यू जब हम -7 10⁻⁻7 की लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉजिटिव इंटीजर में। कैसे, तो देखें जरा इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। एज इट इज डिफिकल्ट टू डील विद सच स्मॉल फिगर, यानी इतनी छोटी फिगर के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट, जिनके जो एक्सपोनेंट यानी पावर है वो क्या हो, नेगेटिव हो, तो सो इट इज कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दीज फिगर इनटू पॉजिटिव फिगर। तो हमें हमारे लिए ज़्यादा मौजू ये है कि हम उसको कन्वर्ट कर दें किसमें, पॉजिटिव फिगर में, पॉजिटिव बना दें यूजिंग अ न्यूमेरिकल सिस्टम, जिसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल सिस्टम चाहिए। और वो सिस्टम क्या है, इट इज़ टेकिंग द कॉमन बेस 10 लॉगरिथम, यानी हम कॉमन बेस 10 का लॉगरिथम यूज़ करेंगे ऑफ द फिगर एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय -1, यानी उस कॉमन बेस लॉगरिथम उस माइनस वाली वैल्यू का लेंगे और उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो ये -1 मल्टीप्लाई बाय log 10 जो होता है, इसको हम कहते हैं p। ये p जो है, ये p जो के बारे में लिखा है कि p बिफोर अ सिंबल मींस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल, यानी किसी भी सिंबल का नेगेटिव लॉग अगर लें तो वो नेगेटिव लॉग को हम कई बार कह देते हैं कि p, तो p मींस नेगेटिव लॉग। और अगर हम p और बिफोर h कहें तो p बिफोर h का मीनिंग क्या होगा कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ h पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो pH का क्या मीनिंग होगा, pH मींस नेगेटिव लॉग ऑफ h पॉजिटिव आयंस, यानी यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देयरफॉर pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉगरिथम जो है उसको हम कहते हैं pH। इसका एक और डेफिनेशन ये भी बनती है कि इनवर्स लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब इनवर्स कैसे होता है, आपने 9th के और लॉगरिथम वाले चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में मैथ के, कि जो माइनस जब किसी लॉग के साथ होता है तो वो उसका असल में बटे में यानी 1/log ये बन जाता है। ठीक है, तो ये जो लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम असल में इनवर्स है, पी की वैल्यू इनवर्स लॉग है। ठीक है, तो इसके बाद तफसील से आप आगे भी करोगे। सिंपली हम ये कहेंगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, तो दैट इज आगे लिखा हुआ है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये इसका फार्मूला है कि pH अगर किसी की निकालनी हो तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्योर वाटर में 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 में जो पावर होती है वो बैक आ जाती है लॉग लेते हुए, तो 10⁻⁻7 की -7 पीछे आएगी तो -7 मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, +7, और log 10 बराबर होता है 1 के, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आंसर आ जाएगा, 7, यानी pH ऑफ प्योर वाटर इज 7, यानी 7 है प्योर वाटर की pH, और प्योर वाटर न्यूट्रल समझा जाता है तो हम 7 pH को कहते हैं कि 7 pH क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, pH स्केल के हिस्से में
कि विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिहाज से स्केल डेवलप अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। हम एक स्केल बनाते हैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के लिहाज से, जिसको हम कहते हैं पीएच का स्केल। यानी वो जो पीएच हमने निकाली है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, उसको हम एक स्केल बना लेते हैं। यानी उसका एक स्केल है जो रेंज करता है 0 से 14 तक, यानी 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है ये स्केल। और इस स्केल के अंदर आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस स्केल पीएच ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड एज। तो पीएच ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने पीछे बताया था, तो देखें जरा। ये पीएच ऑफ वाटर कैलकुलेटेड है कि नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, नेगेटिव लॉग के साथ 10⁻⁻⁷। ये जो 10⁻⁻⁷ है, -7 पीछे की तरफ जाएगा तो -7 -7 +7 हो जाएगा। लॉग 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने निकालना है इसको। आगे जिस तरह हमने पीएच निकाल लिया है, उसी तरह सिमिलरली हम पीओएच भी निकाल सकते हैं। तो पीएच को निकालने का तरीका क्या है कि नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, पीओएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन भी उतने ही हैं जितने H पॉजिटिव आयन थे। तो कितना आंसर आएगा, 7 आंसर ये आएगा। अब यहाँ पर 7 आंसर जो है ये बता रहा है कि पीएच और पीओएच बराबर है, यानी आपका जो स्केल के अंदर इसकी वैल्यू होगी वो न्यूट्रल होगी, क्योंकि पीएच और पीओएच जब बराबर होता है तो वैल्यू न्यूट्रल आती है। लेकिन अगर जब पीएच बढ़ेगी तो पीओएच कम होगी, और जब पीओएच कम होगी तो पीएच बढ़ेगी। और अगर कभी पीओएच बढ़ जाती है तो पीएच क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन इसको चेक करने का तरीका क्या है कि पीएच और पीओएच के दरमियान क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि पीएच वैल्यू नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0 to 14। पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक वेरी करती है, देयरफॉर pH प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। pH हमेशा जितनी भी हो उसमें जब भी pOH को ऐड करेंगे तो आंसर 14 आएगा। यानी अगर फर्ज किया pH 7 है वाटर की, pOH 7 है, तो 7 + 7 कितना आंसर आएगा, 14। अगर pH कभी 1 हो किसी चीज़ की और pOH कितनी होगी, फिर कंफर्म है कि वो 13 होगी। 13 + 1 कितना आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। तो जितनी pH कम होगी उतनी pOH ज़्यादा होगी, जितनी pH ज़्यादा होगी उतनी pOH कम होगी, और ओवरऑल इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 14 ही आएगा। ये मस्ट है, 14 आएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर आगे हमें बताया है कि सो द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 14। हमेशा पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर। सच एज जैसा कि यहाँ पर ये आपके सामने टेबल है कि पीएच और पीओएच लिखी हुई है। पीएच जब 0 हो तो 0 + 14 14 आंसर आता है। तो यहाँ पर 0 होगी तो ये 14 होगा, ये 1 होगा तो ये 13 होगी, ये 2 हो गए ये 12 होगा, अगर ये 14 होंगे तो ये 0 होगा। तो यहाँ पर दरमियान में ये 7 और 7 वाली पानी की स्टेज है। ये पानी के पीएच और पीओएच बराबर होती है 7 और 7 पे, तो और इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। 7 से नीचे अगर पीएच जाएगी तो वो एसिडिक होता जाएगा, और 7 से ऊपर अगर पीएच जाएगी तो वो बेसिक होता जाएगा। ठीक है, और जो 5 से 3 के दरमियान पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, जबकि 3 से नीचे वाली हाईली एसिडिक। और 8 से लेकर 10 के यानी 11 तक के दरमियान स्लाइटली बेसिक है पीएच, लेकिन हाईली बेसिक क्या होती है, जो 12 से आगे 14 तक ये जितनी भी पीएच होती है ये हाईली बेसिक है। इसको उल्ट देखें तो अगर हम पीओएच के लिहाज से देखें तो 0 से लेकर 2 तक या 3 तक पीओएच जो होती है वो हाईली बेसिक है, और 4 से लेकर 6 तक तकरीबन स्लाइटली बेसिक है, 7 पर न्यूट्रल है, और 7 से लेकर 11 तक स्लाइटली एसिडिक है पीओएच, और 11 से लेकर 14 तक हाईली एसिडिक पीओएच है। पीओएच के लिहाज से ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पीएच जितनी ज़्यादा होगी उतनी पीओएच कम होगी। यानी अगर 0 पे एसिडिक है पीएच के लिहाज से तो 14 पे हाईली एसिडिक होगा पीओएच के लिहाज से। ठीक है, तो पीएच और पीओएच एक दूसरे के उल्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ pH 7 और pOH 7 इज कंसिडर्ड अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी pH 7 या pOH 7 दोनों पर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सॉल्यूशन ऑफ pH 7 लेस देन 7 आर एसिडिक, यानी pH 7 से कम हो तो एसिडिक होगा, और मोर देन 7 हो तो बेसिक होगा। ठीक है, ये बात कंफर्म कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि 7 से कम pH हो तो
क्या होगा, एसिडिक, 7 से ज़्यादा पीएच हो तो बेसिक। और उल्ट करें पीओएच के लिहाज से तो 7 से ज़्यादा अगर पीओएच हो तो एसिडिक, 7 से कम अगर पीओएच हो तो बेसिक। ये बात याद रखनी है पीओएच के लिहाज से भी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो पीएच है, सिंस द पीएच स्केल इज लॉगरिथमिक, यानी जो पीएच स्केल है वो लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक फंक्शन जो आपके न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। न्यूमेरिकल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में मैं फ़र्क हल्का सा बता रहा हूँ। अगर आप ये समझें कि जो आपकी न्यूमेरिकल फंक्शन है वो एक के बाद क्या आता है 2, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, यानी स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक इंक्रीज आ रही है। ये है न्यूमेरिकल फंक्शन जो सिंपल फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है कि जब पहले स्टेप यानी 1 से वैल्यू को आप लॉगरिथम में 2 करोगे तो 1 से 2 पर जाते हुए जो दरमियान में अगर 10 का सिस्टम है तो 10 गुना वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर आप 1 से 2 पे जा रहे हो तो 2 से 3 पे जाओगे तो 3 पे जब आप जाओगे तो वैल्यू जहां 1 पे 1 थी वहां 2 पे 10 थी तो 3 पे 100 हो जाएगी। यानी एकदम तकरीबन 9 पर कह लें टाइम जो है वो जंप मारा 2 से 3 के दरमियान। और जब 3 से 4 जाएगा तो तकरीबन कितने परसेंट टाइम जंप मारेगा, तकरीबन 100 से 1000 पर चला जाएगा वैल्यू का। तो ये जो जंप्स हैं ये जंप्स एक्सपोनेंशियल हैं, यानी पावर के लिहाज से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो अगर एक के बाद 2 आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक के बाद 2 आ रहा है पीएच में, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक पीएच पर जितने एच पॉजिटिव आयन थे उससे 2 पे जाने पर उनकी तादाद तकरीबन 10 टाइम्स चेंज हुई है, 10 टाइम्स चेंज। और अगर 2 से 3 पर जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा चेंज होगी। तो वो चेंजिंग जो है वो चेंजिंग हर एक कह लें इंटीजर के बाद अगर पीएच के देखें तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज या इंक्रीज करती है। ये नहीं कि सिंगल सिंगल एटम या सॉरी सिंगल सिंगल एच पॉजिटिव आयन बनता है या सिंगल एच पॉजिटिव आयन कह लें दोबारा कम होता है OH नेगेटिव आयन बनता है, ये नहीं होता। बहुत ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन या बहुत ज़्यादा कम एच पॉजिटिव आयन एक बार होंगे तो पीएच कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको समझा दिया है, इसको याद दिमाग में रखना है। तो यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of H positive, यानी जो pH 1 है वो has 10 times higher concentration than a lot than of a solution of pH 2। जो pH 1 वाला सोल्यूशन है वो pH 2 वाले सोल्यूशन से 10 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बैक की तरफ जाते हैं तो बैक की तरफ जाते हुए एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू बढ़ती है और जितने एच पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं उनकी जो पावर है पॉजिटिव में होती जाती है। यानी जहाँ 10 रेज़ की पावर -7 होगा मोलर कंसंट्रेशन, जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी यानी एच पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो 10 रेज़ की पावर -6 होगा, 10 रेज़ की पावर -5 फिर होगा और बढ़ेगी। और अगर 10 रेज़ की पावर -1 होगा तो बहुत ज़्यादा होगी। और 10 रेज़ की पावर -1 को अगर मैं नेगेटिव लॉन्ग लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। इट मीन्स 1 में आपके पास एच पॉजिटिव के आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम 10 रेज़ की पावर -2 की बात करें तो उसमें एच पॉजिटिव आयंस की तादाद 1 की निस्बत यानी 1 पीएच की निस्बत क्या होगी, कम होगी। क्योंकि 10 रेज़ की पावर -2 10 रेज़ की पावर -1 से छोटा होता है, ठीक है। तो 10 रेज़ की पावर -2 छोटा है, 10 रेज़ की पावर -1 बड़ा है। और दोनों के लिहाज से कंपैरिजन करें तो 10 रेज़ की पावर -2 के लिहाज से मैं नेगेटिव लॉग लें तो आंसर जो आता है उससे 10 गुना ज़्यादा जो है पीएच अगर स्केल के लिहाज से लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल स्केल के लिहाज से देखें तो ज़्यादा होती है 1 पीएच पे। यानी pH 1 जो है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होती है pH 2 की निस्बत, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। और इस तरह 100 टाइम्स ज़्यादा होगी अगर हम pH 3 से कंपेयर करें और 1000 टाइम्स ज़्यादा होगी अगर हम pH 4 से कंपेयर करें। यानी 4 pH से 1000 गुना ज़्यादा pH हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी 1 में इन pH 1 में, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा इन्होंने कहा है कि इसी तरह बेस के लिए भी होता है।
कि हाई पीएच वैल्यू हो तो बेस की भी जो है स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और अगर 13 और 14 कंपैरिजन करें तो जहाँ 13 होगा वहाँ पर 10 गुना कह लें कम OH नेगेटिव आयन होंगे एज रिस्पेक्ट टू pH 14 के। ठीक है, इसके बाद आगे कंक्लूजन, अब यहाँ से क्या निकलते हैं, तो कंक्लूजन यानी इसके नताइज जो है, नतीजे जो है वो लिखे मैं एक एक करके कि pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन ऑलवेज 7 होती है। ठीक है, pH 7 होगी न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए। एसिडिक सोल्यूशन के लिए pH लेस देन 7 होगी, ये भी कंक्लूजन निकला। और बेसिक सोल्यूशन के लिए pH हमेशा ग्रेटर देन 7 होगी। और अगर हम यही बात पीओएच स्केल के लिहाज से करें, वैसे पीएच स्केल हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पीओएच स्केल अगर डिस्कस करें तो पीओएच 7 पर न्यूट्रल होगी पीओएच, और पीओएच हायर देन 7 पर एसिडिक होगी, और पीओएच ग्रेटर लेस देन जो है 7 अगर होगा पीओएच लेस देन 7 तो वो बेसिक होगी। ये आपने पीओएच के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, पीएच के लिहाज से नहीं, यानी पीएच और पीओएच एक दूसरे के उल्ट है। और ये कैसे शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर चौथा भी देख लें कि पीएच और पीओएच की रेंज जो है 0 से 14 तक होती है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास H पॉजिटिव आयन जो पानी के साथ H3O पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं, ये इनकी कंसंट्रेशन है, ये OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, और इनके लिहाज से अगर हम पीएच निकालें तो ये वैल्यूज होती हैं, और पीओएच निकालें तो ये वैल्यूज होती हैं, ये आपके पास है। और यहाँ देख लें न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल यहाँ पर नेचुरल लिखा है बुक के अंदर, ये सही कर लीजिएगा। तो न्यूट्रल क्या कब होगा, जब 7 पे होगी वैल्यू, और जैसे ही हम 7 से नीचे की तरफ जाएंगे तो स्टिक होते जाएगा। जैसे ये आपको पीएच की सॉरी हाँ ये ठीक है, ये पीएच की वैल्यू यहाँ पर ये कम हो रही है, और पीओएच की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है, तो ये बता रही है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। और ऊपर की तरफ बेसिक कैसे है कि पीएच की वैल्यू बढ़ रही है और पीओएच की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, ये आपके पास पीएच स्केल है, बड़ी तफसील के साथ आपको पीएच स्केल को समझाया है, इसको अच्छी तरह समझ। आगे यूजेस देख लें पीएच के, तो ये इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये देखने के लिए यूज होता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एसिटिक एसिड होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन उसको पता कैसे चलाते हैं, पीएच के जरिए। It is used to produce medicines, culture, and at microbiological particular concentration of H positive ion। आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी केमिकल्स वगैरह काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक खास पीएच पर काम कर रहे हैं। अगर वो पीएच जो 7.35 से 7.45 के दरमियान है वो चेंज होती है थोड़ी सी भी, तो आपकी बॉडी काम करना छोड़ सकती है, आपके एंजाइम सारे के सारे डेड हो सकते हैं, आपकी बॉडी मुकम्मल तौर पर क्या हो सकती है, पैरालाइज हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। तो आपकी बॉडी की जिस तरह पीएच मेंटेन रखनी पड़ती है, उसी तरह जो मेडिसिन आप खा रहे हो वो मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर पीएच को ख़राब तो नहीं करेगी, उसको भी चेक रखने के लिए पीएच को मेडिसिन इंडस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हर एक रिएक्शन लगाने से पहले पीएच को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, और हर एक के एंडिंग के ऊपर भी पीएच मेंटेन करना लाजमी होता है। ठीक है, तो पीएच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिसिन इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच को मेंटेन करना पड़ता है मेडिसिन बनाते हुए या कल्चर बनाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट, it is used to prepare solution of required concentration necessary for certain biological reaction। यानी बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाने के लिए जो सोल्यूशन बनाते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है एक रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन पर पीएच की मदद से। ठीक है, तो पीएच की मदद से कंसंट्रेशन, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो चाहिए होती है उसको भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। इसी के साथ आपका टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इंडिकेटर्स और पीएच को चेक करने के लिए जो पीएच स्केल है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही सार्ट्स के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि सार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने आज का टॉपिक अच्छी तरह लिखना है, लिखकर याद करना है और टेबल को समझना है, और उसके अलावा जो उसके टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह याद करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे क्वेश्चन एयर में या व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछ सकते हैं, और अच्छे तरीके से इसको समझकर इसको हर एक लाइन को मैंने बहुत तफसील के साथ बहुत ज़्यादा देर लगाकर इसलिए समझाया कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आगे एफएससी का 8th चैप्टर जो है वो सारा इसी पर बेस करता है। यानी जो ये पीएच और पीओएच है इसी के ऊपर बेस करता है, और इसी के ऊपर ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं, तो वो फिर आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा अगर आप पीएच को यहाँ पर अच्छे तरीके से
समझ लेते हो। ठीक है, तो पीएच को बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसकी सारी बेसिक्स आपको आती हों, आपको ये पता हो कि अगर 14 पीएच होती है तो पीओएच कितनी होगी, अगर 12 पीएच होती है तो पीओएच कितनी होगी, एसिडिक कब होती है, पीएच बेसिक कब होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि 14 पीएच के ऊपर पीओएच के ऊपर एसिडिक सोल्यूशन होगा, बेसिक होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि एसिडिक कब होता है, बेसिक कब होता है। ठीक है, चलें, अब आपका जो लेक्चर है वो एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये पीएच की समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।